हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा प्रश्न है, आज का जो एपिसोड है, इन दिस एपिसोड वी विल डिस्कस ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल रीइंट्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल। जैसा कि देखा जा सकता है कि जो भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुआ, विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हार चुकी है। और हारने के बावजूद भी दीदी वहां की प्रधान मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि ममता दीदी को अब विधान परिषद चाहिए, क्योंकि जब तक वो विधानसभा नहीं चाहिए तब तक मायने सी बात है वो अपने इनडायरेक्टली जो एक एंट्रिंग टू द हाउसेज जो होता है वो कैसे वो संभावित हो सकता है। तो अपने आप को लेकर के ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि पश्चिम बंगाल में री इंट्रोड्यूस विधान परिषद का गठन किया जाता है तो यह भारत के इतिहास में या पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह 51 साल 51 ईयर्स लैटर यानी 51 साल के बाद बंगाल में पुनः विधान परिषद का गठन होगा। इससे पहले 51 साल पहले वहां पर भंग कर दी गई थी। तो आज हम पूरी इतिहास बात करेंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर कंसर्निंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। कितने भारत के ऐसे राज्य जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पश्चिम बंगाल कब इसको समाप्त किया, कब अब री इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहती है पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ देखेंगे भारत में सबसे पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का विचार कब आया, कौन कौन से राज्यों में स्टार्टिंग में इसको की गई, कब परिस्थिति में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जाता है, और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में क्या राजनीति की परिस्थितियां चल रही है। सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारत की संविधान के आधार पर देखा जाए कि भारत की संविधान क्या कहती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो री इंट्रोड्यूस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन वेस्ट बंगाल की यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और खासकर ममता दीदी, ममता बनर्जी जो माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं, उनके लिए विधान परिषद बनाने का राह जो है इतना आसान नहीं है। अब क्यों हमने ऐसा कहा, आप ये बात समझ सकते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार तथा कलकत्ता की सरकारें दोनों के बीच में जिस तरह से टसल चलते हैं, टेंशन चलते हैं, दोनों के बीच में जिस तरह से डिस्प्यूट चलते हैं, और जो भी हमारे भारत के संविधान का एक जो प्रोसीडिंग्स होता है उस आधार को यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर के इतनी आसान नहीं है कि वह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को री इंट्रोड्यूस अपने यहाँ कर ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बंगाल से पहले असम और राजस्थान यदि दोनों राज्यों को देखा जाए तो मे भी विधान परिषद को बनाने के लिए वहां पर प्रारंभिक जो प्रक्रियाएं होती है, कवायद जो होती है, इसको शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी वहां भी इंट्रोड्यूस दोबारा नहीं की गई है। इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकते। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि 2010 में ही असम और 2012 में राजस्थान विधानसभा ने अंततः यह बिल पारित कर दिया कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होना चाहिए। मैं पुनः इस तरह से उन्होंने बिल को पारित किया कि विधान परिषद को वहां पर गठन किया जाए। और दोनों राज्यों को आप देख सकते हैं कि बिल जो राज्यसभा में अभी तक जो लटका हुआ है, किसी भी प्रकार के कोई रेजोनेंस या कह सकते हैं रेजोल्यूशन अभी प्राप्त नहीं हो पाए। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो विधान परिषद को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रही है, इसको खत्म करने की भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दी गई है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ऑलरेडी इससे पहले हम असम को देख सकते हैं, राजस्थान को देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश को देख सकते हैं, चौथी स्टेट के रूप में पश्चिम बंगाल, जो कि आंध्र प्रदेश का कंसेप्ट अलग है। आंध्र प्रदेश कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ री इंट्रोड्यूस यानी पुनः हमारे यहाँ हो जाना चाहिए। तो अब प्रश्न ये बनता है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जो विधान परिषद का गठन करने की जो तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो कैबिनेट मंत्री जो है, कैबिनेट जो उनकी है उसकी यह मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है, इम्प्रूव या कह सकते हैं आप इसके लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। और अब ये प्रश्न होता है कि क्या कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और यदि भेज दिया गया है तो इसके बाद बिल को जरूरी मंजूरी लेने के बाद हम कह सकते हैं कि विधानसभा में इसको पारित करा करके राज्य सरकार संसद को मंजूरी लेने के लिए इसको आगे भेजेगी केंद्र सरकार के पास। और अब प्रश्न बनता है कि क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री की बात सुनेगी, क्या उनके द्वारा किए गए अनुरोध को पालन करेगी। केंद्र और राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में जिस तरह से टकराव चल रहे हैं, दोनों के बीच जिस तरह से संसद में टकराव चल रहे हैं,
क्या संसद से यह बिल पारित होगा या ही नहीं होगा। आखिर ममता बनर्जी की जो सरकार है वह विधान परिषद का गठन क्यों करना चाहती है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि क्या बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पर री इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, इससे पहले भी हुआ था। हम कह सकते हैं कि किसी राज्य विधान परिषद कैसे बनाई जा सकती है, ये सारे चीजों को आज हम लोग यहाँ पर लंबे चौड़े यानी 4 टीटी और मेंस दोनों एग्जाम को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब इस आधार पर हम देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं कि पश्चिम बंगाल में इसकी इतिहास क्या है, कैसे आ रही है, उसके बाद मैं आपको इसके थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बताऊंगा, उसके बाद सारे चीजों को मैं फिगर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा जब सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि जो पश्चिम बंगाल या यदि हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यदि हम बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसके लिए भारत के संविधान में क्या प्रोविजंस किए गए, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 171 का क्लॉज 1 को यदि हम देखते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जो टोटल नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उससे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 171 का सेक्शन 1A कहता है ऑफ दैट स्टेट एंड इट विल नॉट बी लेस देन 40, यानी उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ 40 से कम मेंबर भी नहीं होना चाहिए। यह हमारा भारत के संविधान का आर्टिकल 171 का 1 क्लॉज कहता है। अब एक प्रश्न बनता है कि हाउ आर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेंबर्स इलेक्टेड, यानी किसी भी जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति या उनकी इलेक्शन कैसे होती है, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बन के तैयार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रोविजंस है उसमें 1/3 ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं यानी 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। साथ ही साथ 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। ओके, सच जैसे म्युनिसिपैलिटीज होता है, जिला परिषद होते हैं, ब्लॉक परिषद होते हैं, ये तीनों जो हमारे पास खास तौर पे हम लोकल अथॉरिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन या इनकी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। 1/12 यानी 1/12वीं भाग जो मेंबर्स होते हैं वो टीचर के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, जिसको आप देखते होंगे यहाँ पर हम बैचलर यानी आप कह सकते हैं स्नातक वाला जो इलेक्शन होता है इस आधार पे 1/12 जो मेंबर्स होते हैं वह ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यानी ये दोनों में हम देख सकते हैं 1/12 का कंसेप्ट आती है। और रिमेनिंग जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य के जो पर्टिकुलर राज्य है उस जहां पर हो रही है वहां के जो गवर्नर होते हैं वो मुख्य रूप से रिमेन जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट कर देते हैं। साथ ही साथ ये सारे जो मेंबर्स होते हैं वह नॉमिनेटेड होते हैं कहां से, फ्रॉम दोज वैसे लोगों से जो हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन वेरी, जो भिन्न भिन्न फील्डों में अपने आप को कह सकते हैं ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, चाहे लिटरेचर की हम बात करें, लिटरेचर हो, सोशल सर्विसेज हो या कोऑपरेटिव जो मूवमेंट होती है, ये सारे फील्डों से यदि वो बहुत अच्छे एक्टिविटीज किए हुए हैं, इसमें वो विख्यात हैं, तो वैसे लोगों को मुख्य रूप से स्नातक इलेक्शन तथा उनको यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को उनकी सिलेक्शन की जाती है, इलेक्शन की जाती है। अब देखते हैं इस फिगर के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये फिगर क्या कहता है। अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जो अंततः हम इतिहास को देख रहे हैं कि लगभग 51 साल के बाद पश्चिम बंगाल में हम देख सकते हैं कि वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसेप्ट आया। आखिर क्यों आया, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, दैट ममता सरकार विधान परिषद का गठन आखिर करना क्यों चाहती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बन के तैयार हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि ममता बनर्जी ने जब अपनी चुनाव मैनिफेस्टो उन्होंने जारी की थी तो उस अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इस बातों को स्टेट किया था, डिस्क्राइब किया था कि विधान परिषद का हम गठन करेंगे। इस तरह के उन्होंने वक्तव्य को ऑलरेडी पहले दे चुकी थी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं अभी कि कहा ऐसा भी जा रहा है कि ममता ने विधानसभा चुनाव के वक्त ही उन्होंने क्या की थी कि पार्टी के बहुत सारे सीनियर जो नेताएं थे उनके टिकट उन्होंने काट दिया था। उसके रीजन क्या था कि उस समय उन्होंने इन नेताओं को विधान परिषद सदस्य बनाने का वक्तव्य या कह सकते हैं उनको श्योरनेस यानी वादा उन्होंने कर दिया था। इसको लेकर भी ममता बनर्जी जो है खास तौर पे अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहेगी।
यह उनके लिए ये जो उनके मैनिफेस्टो था वो मैनिफेस्टो को हमने बात किया। दूसरी बात, देश में कब से शुरू हुई राज्य विधान परिषद का गठन या परंपरा, इस इतिहास को यदि हम खंगालने की कोशिश करें तो आप सभी को मैं इस फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जिससे कि आप बहुत सारी फिगर में देख सकते हैं। तो भारत में दो सदनों वाली या टू हाउसेस वाले जो ये फंक्शन चल रही है, दो सदनों वाले जो विधानसभा का यदि विधानमंडल का यदि इतिहास देखा जाए तो बहुत काफी पुराना है, बहुत ओल्ड है। जैसा कि आप देख सकते, सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट आया था 1919 में, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आई थी, उसमें इसका सबसे पहले विचार को लाया गया था। और इस आधार पर राज्य विधान परिषद गठन करने के लिए सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंसेप्ट इसमें डिराइव की गई थी। 1935 का आप इतिहास देखिएगा, 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनी थी, उसके तहत आप कह सकते हैं कि राज्यों में दो सदनों वाले विधान मंडल को मंजूरी अंततः अप्रूवल दे दिया जा चुका था। और 1937 में 1937 में देश में पहली बार किसी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन किया गया तो वह राज्य का नाम था बंगाल। ये इतिहास को आप याद रखिए। तो सबसे पहले भारत में यदि देखा जाए तो भारत में सबसे पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया, भारत को पहला राज्य था, उसका नाम था कलकत्ता, सॉरी पश्चिम बंगाल। अब देख सकते हैं इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि आजादी से 28 साल पहले पड़ी विधान परिषद की नींव। 28 साल पहले मतलब आजादी हुआ 1947 में। इससे आप 28 साल पहले सोच लीजिए कि भारत में सबसे मतलब 19 आप देख सकते हैं 1947 में हुआ। 1919 की हम बात करें कि जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो भारत में आई थी, वहां पर सबसे पहले विधान परिषद का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस फिगर के आधार पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया, रिफॉर्म्स जो आया, उन्होंने राज्य विधान परिषद गठन करने की नींव को रखा। कब? 1919 में। 1935 का यदि हिस्ट्री देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, इसमें हम देख सकते हैं कि उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत राज्यों में दो सदनों वाले विधानमंडल की मंजूरी दे दिया गया था। और इस आधार पे आप देख सकते हैं कि 1937 में अंततः हमने देखा कि भारत में पहली बार बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ। देश के किसी राज्यों में ऐसा पहली बार हुआ। यानी सबसे पहला यदि विधान परिषद की हम बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो इसका इतिहास भारत से जो शुरुआत होती है वह पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो आजादी के बाद संविधान निर्माता जो थे, संविधान के जो निर्माण कर रहे थे, उनमें भी विधान परिषद को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत ज्यादा उनमें एक कह सकते हैं मतभेद चल रही थी। ठीक है, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि संविधान निर्माण जो हुई थी, इसे लेकर के एक राय उन लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, इसे देखते हुए अंततः एक ऐसा प्रोविजंस लाए गए, ऐसा प्रावधान किया गया कि शुरुआत में सिर्फ 6 ऐसे राज्य होंगे, भारत के 6 ऐसे राज्य होंगे जहां पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं विधान परिषद का गठन किया जाएगा। उस समय जो 6 राज्य थे, उस राज्यों में खासतौर पर बिहार था, सॉरी बंगाल पहला था, उसके बाद बिहार था, तीसरा यूनाइटेड प्रोविंसेस जो उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, ये थी। उसके बाद आप देख सकते हैं पंजाब था, आंध्र प्रदेश थी, सॉरी आंध्र प्रदेश मद्रास था यानी अभी का तमिलनाडु, तथा बॉम्बे यानी अभी का वर्तमान का महाराष्ट्र। ये ऐसे 6 राज्य थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान जब बना था तो उस समय भारत के 6 ऐसे राज्य थे जहां पर हमने विधानसभा का, सॉरी विधान परिषद का गठन किया। वो कौन था? बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस अब वर्तमान जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, पंजाब, मद्रास अभी वर्तमान तमिलनाडु कहा जाता है, बॉम्बे, महाराष्ट्र अभी वर्तमान इसको कहा जाता है। सबसे पहले 6 ऐसे भारत के राज्य हुए जहां पर सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया जा चुका था। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन के आधार पर यदि देखिएगा तो अभी वर्तमान की यदि परिस्थिति को देखें तो इसके साथ ही राज्यों को यह विकल्प भी दे दिया गया था। ऐसा नहीं कि 6 राज्यों में जब विधान परिषद का गठन कर दी गई तो इसके साथ उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन या किसी भी प्रकार की अथॉरिटी नहीं दी गई थी, बल्कि उनको इस तरह के अल्टरनेटिव यानी उनको ऑप्शन दे दिया गया था कि वो अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके नया विधान परिषद को गठन कर सकता है, बना सकता है, और चाहे तो मौजूदा जो उसके पास जो विधान परिषद उसको समाप्त भी कर सकता है। यानी दोनों तरह के जो ऑप्शन से उस दोनों तरह के ऑप्शन उस वर्तमान के राज्यों या उस समय के जो राज्य थे और वर्तमान के जो राज्य, दोनों ऑप्शन उनको डिराइव कर दी गई कि आप इसके लिए स्वतंत्र हो। तो इस फॉर्म के आधार पर यदि इस फिगर को हम देखें तो इस फिगर से स्पष्ट पता लगता है कि संविधान में राज्यों को अपने राज्य में नई विधान परिषद बनाना तथा पुराने को खत्म करने का उनको विकल्प दिया गया, यानी उनको अथॉरिटी दे दी गई थी। अब 1957 की यदि हम इतिहास को देखें तो 1957 में जम्मू कश्मीर में नई विधान परिषद का गठन हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
1957 में जम्मू कश्मीर में नया जो था नया विधान परिषद का गठन किया गया था। लेकिन नया संविधान लागू होने के बाद यह भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ जहां पर सबसे पहले राज्य विधान परिषद का गठन किया। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा VVI है, इसलिए हम यहाँ पर 3 स्टार मार देते VVI। ये अपने आप में क्वेश्चन होगा कि भारत में जब हमारा संविधान लागू हो गई, तो संविधान लागू होने के बाद भारत के कौन से ऐसे राज्य थे जहां पर सबसे पहले विधान परिषद का गठन हुआ, तो वह था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 1969 की यदि हिस्ट्री को देखते हैं तो 1969 का ऐसे भी हिस्ट्री बहुत लंबी, जैसा कि आप देख सकते हैं भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अंतरराष्ट्रीय देखते हैं तो नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले 1969 में ही चंद्रमा पर भी गए थे। तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। साथ ही साथ भारत के यदि इतिहास को देखते हैं तो 1969 में पश्चिम बंगाल विधान परिषद को खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब अब सोचने वाली बात है, 51 ईयर्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए। ठीक है, यानी वहां पर हमने देखा कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो अधिनियम आया था, उसके अनुरूप भारत में सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाए। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको 2 भागों में बांट दी गई, 2 सदनों में लाई गई, और 1937 सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लाया गया। लेकिन 1969 में 1969 में पश्चिम बंगाल में सबसे पहले विधान परिषद को क्या किया, समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई। और पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है कि किसी राज्य में यह सबसे पहले ऐसी हुई। तो 1969 का यदि आप इतिहास देखते हो तो तब तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन थे, ऐसा नहीं देखना। लेकिन क्या हुआ कि 1969 में क्या हुआ कि विधान परिषद जो थी उसमें एक ऐसी घटना घट जाती जिसके कारण ऐसा हुआ। और घटना क्या थी, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इस सदन को समाप्त किए जाने की वजह बन गई जो घटना हुई थी। और घटना क्या था, दरअसल देख सकते हैं कि 1969 1967 में, सॉरी हाँ 1967 में 1967 में क्या हुआ कि राज्य विधानसभा वहां पर चुनाव होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि राज्य में पहली बार कांग्रेस जो थी वहां पर इलेक्शन पूर्ण रूप से हार जाती है। 1967 की मैं बात कर रहा हूँ। 1967 में वहां पर इलेक्शन जब हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार जो थी गिर गई, या कांग्रेस वहां पर पूर्ण रूप से वहां पर हार जाती है। और हारने के बाद क्या हुआ कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस हार गई। और हारने के बाद 14 पार्टियों का वहां पर एक गठबंधन बनता है, एक अलायंस बनती है जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट यानी 14 पार्टी मिलकर के यूनाइटेड फ्रंट उन्होंने बनाया, और इस तरह से वहां पर कह सकते उन्होंने सत्ता में आ जाता है। लेकिन क्या हुआ कि महज लगभग आप कह सकते 8 महीना, लगभग 8 महीना तक वहां पर सरकार चली। और 8 महीना के बाद ही राज्यपाल वहां का जो थे वो धर्मवीर थे। ध्यान देंगे उस समय के वहां के जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल को धर्मवीर थे। धर्मवीर जो थे और वहां के जो मुख्यमंत्री थी, वहां का जो उस समय का मुख्यमंत्री थे वो अजय मुखर्जी की सरकार चल रही थी। तो धर्मवीर जो माननीय उस समय के जो राज्यपाल थे, उन्होंने अजय मुखर्जी सरकार को अंततः क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ये वहां का एक कह सकते एक ट्रेजेडी रहा। फिर क्या हुई कि वहां के जो निर्दलीय विधायक प्रफुल्ल चंद्र घोष हुए, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री फिर पुनः वहां पर पद स्थापित हो जाते हैं। या कह सकते हैं कि प्रफुल्ल चंद्र घोष जो थे कांग्रेस की समर्थन लेकर के वहां का वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के जो दोनों सदन थे, विधानसभा और विधान जो परिषद थी, उसमें क्या हुआ कि अलग तरह के सीन फिर देखने को मिलता है। एकदम डिफरेंट कर सकते हैं, वहां का सिनेरियो जो थी, दृश्य जो था वो डिफरेंट हो गया। डिफरेंट क्या हुआ कि विधानसभा में जहां स्पीकर ने राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक करार दे दिया, वहीं कांग्रेस के प्रभाव वाली जो विधान परिषद थी, उन्होंने जो घोष साहब की जो सरकार बनी, ठीक है, तो घोष सरकार में ये विश्वास दिखाते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हालांकि लगभग कह सकते हैं 90 दिन में घोष सरकार भी वहां पर गिर जाती है। और गिरने के बाद अंततः वहां राज्य में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब नए सिरे से वहां चुनाव होने की बात होती है। और उसके बाद 1969 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार फिर से वहां पर सत्ता में आ जाती है, जो कि 1967 में हमने देखा कि वो सरकार बनाई, गिर गई। और फिर 1967 में यूनाइटेड फ्रंट का जो सत्ता थी, उन्होंने सरकार में फिर सत्ता में आ गई, सत्ता बना मतलब कर सकते हैं अपना वर्चस्व दिखा देती है। और अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस फ्रंट ने विधान परिषद को खत्म करने की बात को शामिल कर देता है। और यही कह सकते हैं कि यही लिहाजा होता है कि खासतौर पर यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने विधान परिषद को खत्म करने का, उन्होंने बिल जो था विधानसभा में लगभग 2/3 बहुमत उन्होंने क्या किया, पारित कर दिया। अब क्या होता है कि राज्य विधानसभा में जो बिल थी उसको पास हो जाने के बाद लगभग 4 महीने के बाद, आप कह सकते हैं लगभग अबाउट 4 मंथ्स, ठीक है, लेटर 4 महीने के बाद संसद के दोनों जो सदन थी
वहां से भी इस बिल को पारित करा दी जाती है, यानी पास करा दी जाती है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि बंगाल में विधान परिषद को खत्म कर दिया जाता है। अब क्या हुई कि अब उस समय से अभी के यदि इतिहास को देखिए 1969 से अभी तक, तो लगभग 51 साल बीत चुके हैं। 51 साल के बाद हम कह सकते हैं एक बार फिर ममता बनर्जी की जो सरकार है, उन्होंने बंगाल में विधान परिषद के गठन की कोशिश में जुट चुकी है। अब ये प्रश्न बनता है कि क्या विधानसभा चुनाव ममता जी हार गई है और जिसके कारण वो विधान परिषद का सदस्य बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनना चाहती है, कुर्सी पर विराजमान रहना चाहती है? क्या एक प्रश्न है, क्या एक क्वेश्चन अपने आप में हमको आपको सारे को हॉन्ट कर रहेगा, जरूर करेगा। तो अब इस आधार को यदि देखा जाए तो देख सकते हैं आप कि ममता बनर्जी लगभग 5 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद उन्होंने प्राप्त किया, या कह सकते उस दिन उनकी शपथ ग्रहण हुई थी। और उन्होंने 6 महीने के भीतर सदन का सदस्यता उनको बनना भी होगा। और इस आधार पर देख सकते कि ऐसे में जरूरी नहीं है कि कोई, या इस दौरान हम कह सकते हैं कि विधान परिषद बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच में टसल चल रहे हैं, टेंशन चल रहे हैं, यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि वहां पर विधान परिषद का गठन हो जाएगा और इस सदन के सदस्यों का चुनाव भी हो जाए, ये कहना बहुत असंभव सा लगता है। अब देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा से विधान परिषद बनाए जाने का जो बिल पास हो गया, इसके बाद क्या होगा कि इससे संसद भवन के पास उसको भेजना होगा, संसद को पास करना होगा। लेकिन प्रश्न होता है कि यहीं आकर कई बार पेच भी फंस जाती है, क्योंकि कोई बिल ऐसा होता है कि लोकसभा से पारित होती है, राज्यसभा में फंस जाती है। और यह पेच ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी हमने आपको इतिहास बताया 2010 का, असम का, 2012 का राजस्थान सरकार का, तथा अभी हमने बताया वर्तमान का कि जो आंध्र प्रदेश में अभी घटना, वहां पर जो डिमोलिश होने की बात चल रही है। तो ये दोनों आपको इतिहास ऑलरेडी इससे आप स्पष्ट हो गया होंगे। लेकिन अब प्रश्न बनता है कि आखिर यदि देखा जाए तो ममता बनर्जी को ऐसा क्या महसूस हो रहा है, ऐसा क्या समय आ गई कि अब इनको मुख्य रूप से विधान परिषद को गठन करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी को भी इसका एहसास हो चुका है कि ये बहुत आसान नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करा लेंगे और करा करके हम बहुत आराम से यहाँ पर विधान परिषद का गठन कर लेंगे। ये उनको ही पता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में जब नंदीग्राम सीट में चुनाव हार गई थी ममता बनर्जी जी, ठीक है, तो उस समय से आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए वहां पर सीट भी खाली कराई गई थी। ठीक है, जैसा कि अब क्या नाम था उनका, भवानीपुर सीट से आप देख सकते हैं कि चुनाव जीतने वाले तृणमूल के विधायक थे, उनका नाम था शोभन देव चटर्जी, आई थी। तो शोभन देव चटर्जी से उन्होंने उस सीट से अंततः इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे रीजन था कि अब ममता यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। इसके पीछे रीजन है कि एक ट्रेडिशनल जो सीट रहा है, ये ममता बनर्जी जी का सीट रहा है। कौन से हम सीट की बात कर रहे हैं? हम भवानीपुर सीट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भवानीपुर सीट की बात कर रहे हैं। अब इसके इतिहास को थोड़ा देखा जाए, भारत के संविधान की भारत के इतिहास में देखिएगा तो आजादी के बाद कब कब बनी और कब कब खत्म हुई विधान परिषद, इसके इतिहास को हम खंगालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस फिगर को आप देखिए। सबसे पहले भारत में हमने देखा कि विधान परिषद का जो गठन हुआ वह कहाँ कहाँ हुआ, तो बंगाल को हमने देखा, तो बंगाल पहला हुआ, उसके बाद बिहार हुआ, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो उत्तर प्रदेश वर्तमान का है, पंजाब, मद्रास वर्तमान में चेन्नई तमिलनाडु कहते हैं, बॉम्बे अभी वर्तमान में महाराष्ट्र। ये ऐसे राज्य जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया गया, विधान परिषद बने। अब चलते हैं हम इतिहास को देखते हैं। 1957 के यदि आप हिस्ट्री को देखिएगा तो वहां पर जम्मू कश्मीर सबसे पहला ऐसा राज्य जहां पर हमारे देश के संविधान लागू होने के बाद सबसे पहला विधान परिषद का गठन किया गया, या कह सकते हैं यहाँ द्विसदनात्मक संवैधानिक प्रक्रिया को स्टार्टअप की गई। 1957 का और इतिहास देखिएगा में मैसूर, मैसूर का मतलब हम बात करेंगे कर्नाटका का, ठीक है। तो 1957 में आप देख सकते हैं मैसूर में, अब जो कर्नाटक में कई विधान परिषद का गठन हुआ। मैसूर 1956 में हुए राज्य पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आया था। तो ये भी आप एक हिस्ट्री को याद रखिएगा, ये सारे हम हिस्ट्री यहाँ पर रख रहे हैं। 1958 में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में नई विधान परिषद का भी गठन हो जाती है। अब इसके बाद आप देखेंगे 1969 में पश्चिम बंगाल विधान परिषद को समाप्त कर देती है। ऑल अबाउट एक जगह पूरे इतिहास को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। 1970 में देखेंगे पंजाब विधान परिषद को खत्म कर दिया जाता है। पंजाब में 1970 में विधान परिषद को खत्म कर दी जाती है। 1985 में आप देख सकते हैं कि 1985 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। फिर 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद को भी खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हिस्ट्री हम देख सकते हैं 2007 का। 2007 में ऐसा क्या हुआ? इन 2007 क्या होती है कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद को फिर से गठन यानी री इंट्रोड्यूस फिर
2007 में अंततः आंध्र प्रदेश करता है। 2014 के इतिहास की आंध्र प्रदेश अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। आपको पता ही होगा कि 2014 में दो हमारे भारत में और एक राज्य टूट करके दो राज्य बने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसके साथ ही तेलंगाना विधान परिषद को अस्तित्व में आ गई। अब 2019 में क्या होता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य जो था दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया, बट गया, और इसके साथ ही विधान परिषद वहां से खत्म हो गई। तो ये सारे जो भी देश के इतिहास से रिलेटेड मैं आपके सामने चीजों को रखने की कोशिश किया। अब प्रश्न होता है कौन से ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद बनाई या खत्म की गई है। तो 1986 का यदि हिस्ट्री को देखिएगा, 1986 का यदि आप इतिहास को पहला देखिएगा, ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा फिर से डील कर देता हूँ, डीप में करता हूँ। तो 1986 के इतिहास को यदि देखा जाए, तमिलनाडु AIADMK सरकार ने राज्य विधान परिषद को सबसे पहले खत्म कर दिया था। तब से इसे फिर से गठन करने के लिए राजनीति वहां पर प्रक्रियाएं शुरू रही, करते रही। DMK कई बार राज्य विधान परिषद गठन को कोशिश भी कर चुकी है, वहीं AIADMK इसका विरोध पूर्ण रूप से करती रही है। और हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में DMK फिर से विधान परिषद का गठन करने का वादा कर दिया है। तो एक नया फॉर्मूला, एक नया दिलचस्प कहीं सुनने को मिल रही है। उसी तरह देख सकते हैं कि इस तरह आंध्र प्रदेश 1958 में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ। 1985 में हम देख सकते हैं कि NT रामाराव TDP सरकार ने इसको खत्म कर दिया था। फिर 2007 में कांग्रेस ने फिर राज्य विधान परिषद का गठन किया। फिलहाल इसे खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, अभी तक संसद में पेश नहीं किया जा चुका है। ये अभी वर्तमान की आपके पास में डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर 1957 में राज्य विधान परिषद का गठन किया। उसके बाद देख सकते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको बांट दी जाती है, और इसके साथ ही राज्य विधान परिषद भी यहाँ पर अंततः समाप्त कर दिया जाता है। अभी देश में आखिर कहाँ कहाँ विधान परिषद है, ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बनता है, इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो यह अपने आप में एक प्रश्न हो जाता है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद नहीं रहे। तो अब प्रश्न बनता है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर हमें ये चीज अभी देखने को मिलेगा, एक प्रश्न अपने आप में। तो इस समय यदि देखा जाए, इस वक्त देखा जाए, तो भारत के 6 ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद वर्तमान में हैं। वह कौन कौन है? सबसे पहला बिहार, जिस राज्य में हम लोग हैं। तो बिहार से हम शुरू करते हैं। तो बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तेलंगाना और कर्नाटका। ये ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर अभी वर्तमान में विधान परिषद को देखा जा सकता है। अभी दोनों सदनों की व्यवस्था मुख्य रूप से देखी जा रही है। इन 6 राज्यों में 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं विधान परिषद के ही सदस्य हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हो गई तथा महाराष्ट्र हो गए। ये 3 ऐसे राज्य भारत के भी हैं जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह विधान परिषद से ही हैं, यानी नॉमिनेटेड हैं अभी तक। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इतिहास की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पहले जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे और मायावती जी भी रहे, ये दोनों विधान परिषद के ही सदस्य थे। अभी वर्तमान में यदि बिहार के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो नीतीश कुमार भी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो विधान परिषद के ही सदस्य तभी से अभी तक डटे हुए हैं। तो ये सारे यदि हम डेटास की बात करें, सारे जो डेटास हैं ये सारे विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद का क्या जरूरी हुई अभी वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जो डिस्प्यूट चल रहा है खासकर पश्चिम बंगाल के बारे में, ये सारे चीजों को हम आपके सामने रखने की कोशिश किया। तो ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में हमने चर्चा किया। फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।